हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्टफ। इस छोटे से वीडियो में आई विल बी टीचिंग यू द पैटर्न ऑफ CSIR NET Life Sciences examination. Remember, before targeting any examination, we must know the pattern of that related examination. Since we are focused to our exam, that is CSIR NET, so we must know the pattern of this given examination. अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, यानी CSIR NET एस्पायरिंग स्टूडेंट के दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि why I am making the pattern without starting the syllabus, without even starting a given unit. Well, remember, without knowing the pattern, we cannot approach the examination. We cannot know the strategy. We cannot know how to crack the examination. So pattern जानना बहुत important रहता है हमारे लिए। तो मैं आपको बता दूं कि CSIR NET का जो सिलेबस रहता है, इसको डिवाइड किया जाता है, या इस जो पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन का, इसको डिवाइड किया जाता है इनटू 3 पार्ट्स: पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब आप देख सकते हैं पार्ट ए के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि पार्ट ए विल बी कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस। रिमेंबर, पार्ट ए इज ऑल अबाउट जनरल एप्टीट्यूड। इसके अंदर आपका सिलेबस क्या रहता है, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दैट, बट अभी मैं जनरल वे में बता रहा हूं कि पार्ट ए के अंदर आपको रीजनिंग पूछी जाएगी, ट्रेंड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें, ठीक है। इसके अंदर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं 15 क्वेश्चंस। नाउ सी द रिलैक्सेशन एंड सी द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। पार्ट सी में आपको हैरानी होगी व्हेन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दैट सेक्शन। लेकिन अभी आप पार्ट ए के बारे में देखो कि 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू मैक्सिमली अटेम्प्ट 15। इसका मतलब हुआ कि आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको ये 15 क्वेश्चंस आने ही चाहिए, नो, इवन यू कैन स्किप द पार्ट ए, स्टिल देन यू कैन क्वालिफाई द CSIR JRF examination. But for getting a good rank, we must rely on the part A. So part A के अंदर जो आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 20, 15 के बियॉन्ड आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 16 क्वेश्चंस करते हैं फर्स्ट 16 क्वेश्चंस, तो आपकी जो मार्किंग है वो फर्स्ट 15 के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। 16 विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, ऐसा है। और पर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो है 2 नंबर, और नेगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन 0.5। एंड पार्ट ए इज ऑल अबाउट जनरल एप्टीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, इट मीन्स पार्ट ए कंटेन्स 30 मार्क्स। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, यू डू नॉट नीड सब्सटैंशियली टू अटेम्प्ट द 15 क्वेश्चंस। अगर आपको एक भी आता है दैट इज सफिशिएंट एज वेल। अगर आप किसी को ज्यादा आते हैं दैट इज more advantageous for that person. Now looking at part B. Part B के अंदर आप देखो कि आपके पेपर के अंदर 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे। हमारा सब्जेक्ट है लाइफ साइंस, तो लाइफ साइंस के रिलेटेड 50 क्वेश्चंस, यानी जो उसका सिलेबस रहता है, जो मैं अभी बता दूंगा विद इन अ व्हाइल, तो उस सिलेबस के अंदर ये 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पार्ट बी में। और पार्ट बी में यू कैन सी यू हैव टू मैक्सिमली अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस, ओनली 35। क्या इसका फिर से मतलब हुआ कि हमें 35 करना ही है? नहीं, 35 में से जितने भी आपको आते हैं यू कैन अटेम्प्ट दैट, बट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 35। यू कैन सॉल्व 20, यू कैन सॉल्व 15, वो अलग बात है। फिर आपका JRF या नेट मतलब कितनी परसेंटेज आपको आनी चाहिए, उसके बाद आपका नेट हो सकता है, JRF हो सकता है, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन। बट आई वांट टू से हियर दैट यू कैन सॉल्व एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन, बट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 35। आउट ऑफ 50 यू कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम ऑफ 35 क्वेश्चंस। एंड हर क्वेश्चन के मार्क्स पर क्वेश्चन 2 मार्क हैं एंड नेगेटिव मार्किंग 0.5। नाउ इफ वी विल कैलकुलेट हाउ मच पार्ट बी हैज इट्स वेटेज, you can see, since you have the 35 questions you can attempt maximally, and per question you have 2 marks,
That means 70 marks. This means part B contains 70 marks, and these 70 marks will be totally attached with your subject of interest, that is life sciences. और पार्ट बी के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. जनरली आपको ये सुनने को मिलेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं लास्ट कपल ऑफ ईयर से, 3-4 सालों से, उतने डायरेक्ट भी नहीं आते हैं. बताया जाता था कि पार्ट बी के अंदर आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी मेमोरी में जो होगा, अगर मेमोरी में है वो पॉइंट तो आप कर पाओगे क्वेश्चन, नहीं है तो नहीं कर पाओगे. हाँ, 80% ये बात सच है. लेकिन कपल ऑफ ईयर से मैं देख रहा हूं कि पार्ट बी के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना पड़ता है. थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस जो कि पार्ट सी के अंदर आने चाहिए थे, आते हैं पार्ट बी में. सो डू कीप दिस इन माइंड. बट स्टिल यू हैव गॉट द plenty of options. Out of 50 you have to attempt 35 and total marks will be 70. मैं आपको इवन एक क्वेश्चन दिखाऊंगा. चलिए मैं आपको पहले वही दिखाता हूं कि पार्ट बी के अंदर कैसा क्वेश्चन आता है. ये देखिए, ये पार्ट बी का एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग subcellular organelles is serine synthesized during the oxidative photosynthetic C2 pathway. C2 साइकिल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपको यह बताना है कि सीरीन जो अमीनो एसिड है एक, ये किस ऑर्गेनल के अंदर बन जाता है. देखो, अगर आपको इसमें यह पता होगा कि किस ऑर्गेनल के अंदर सीरीन बनता है, यू डू नॉट नीड टू डिग इनसाइड. आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. आपको बस इतना सा पता होना चाहिए, क्या क्लोरोप्लास्ट में बनता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, क्या पेरोक्सिसोम में बनता है, क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है. अगर आपको ये चीज पता है, यू विल गेन द 2 मार्क्स. तो इस तरह का क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर आते हैं. ऑल्दो इट्स आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सीरीन का फॉर्मेशन होता है. जब आप पढ़ोगे तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. इसका मतलब है इस पार्ट बी के अंदर मेनली आपको फोकस करना है इन्फॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, एंड यू हैव टू पिक देम, यू हैव टू मेमोराइज द थिंग्स, यू हैव टू मेमोराइज एवरी सिंगल वर्ड जो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ते हो. अगेन we'll come to the part C. Now see the part C. This is the most important part C. It is the most important part in the entire net. इसके अंदर आप 75 क्वेश्चंस पाओगे. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, जहां बच्चे हैरान हो जाते हैं कि भाई इतना सिंपल सा एग्जामिनेशन कौन क्वालिफाई नहीं कर सकता. 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एंड 25 क्वेश्चंस आपको बस करना है. अब क्या जरूरी है कि 25 क्वेश्चंस करेंगे? नो. अगर आपको 20 भी आते हैं काफी है, 21 भी आते हैं काफी है, ठीक है. बट सी द गैप, 75 में से आपको 25 ही करने हैं. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द 25. तो इतनी सारी छूट ये हार्डली आप किसी और एग्जामिनेशन में पाओगे. क्या इसका मतलब यह है कि ये एग्जामिनेशन बड़ा इजी है, आंख बंद करके हम कर सकते हैं? नो. वाई? इसका रीजन मैं बता देता हूं. बट आप फिलहाल याद रखिए कि इस जो आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन का जो वेटेज है 4 मार्क का है और पर क्वेश्चन का जो नेगेटिव मार्किंग है 1 है. इफ यू कैलकुलेट द मार्क्स और द वेटेज विच द पार्ट सी होल्ड्स ऑन टू इटसेल्फ, दैट इज 25 आपको मैक्सिमम करने हैं एंड हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं. इसका मतलब है 100 मार्क्स. अब पार्ट सी के अंदर पूछा क्या जाता है? रिमेंबर, पार्ट सी के अंदर आपको एक अलग सा लेवल देखने को मिलेगा. पार्ट सी के अंदर, लाइफ साइंसेस के अंदर, ये एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पूछते हैं. आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, एक सिनेरियो को डेवलप किया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि इस तरह ये बातें हैं, आप कंक्लूड करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं. ये है पार्ट सी का क्वेश्चन. अब देखो, यहां पे लिखा है, ए पॉपुलेशन ऑफ क्रिकेट्स invading a new grassland showed a population growth pattern as shown in the figure. आपको एक फिगर दिया गया है जहां पे x एक्सिस पे आपको टाइम दिया गया है एंड y एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिया गया है एंड एक कैरिंग कैपेसिटी आपको डिस्प्ले किया गया है. ठीक है. उसके बाद बताया क्या गया है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ
potential interpretations. Like A option, environment is damaged due to population overshooting its K. The resource did not recover and population dies out. Carrying capacity is lowered due to shift in environmental conditions. क्या आप ये क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ के कर सकते हो? नॉट एट ऑल, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको किसी बुक में नहीं दी जाती है. हाँ, आपको वहां पे कैरिंग कैपेसिटी का एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है कैरिंग कैपेसिटी पे, आपको ये बता दिया जाएगा कि कैरिंग कैपेसिटी किस हैबिटेट की ज्यादा होगी, किस हैबिटेट की कम होगी, कब कंपटीशन ज्यादा होगा, कब कंपटीशन कम होगा. ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी बुक्स में. लेकिन इन्होंने क्या किया है, देखो जी, इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया है और मिक्सचर ऑफ चीजों को ओवरलैप कर करके एक क्वेश्चन फ्रेम किया है. अब ये क्वेश्चन आप ओनली तब सॉल्व कर सकते हो इफ यू कैन इंटरप्रेट दिस क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन को कहा जाता है एनालिटिकल क्वेश्चन. आपका दिमाग यहां लगेगा, आपको सोचने की जरूरत है कि इस तरह से अगर यहां पे ग्राफ शूट हुआ है, क्या हैबिटेट पे क्या असर पड़ सकता है, क्या पॉपुलेशन मर जाएगी या पॉपुलेशन फिर से ओवरशूट कर जाएगी. मुझे अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरह पार्ट सी के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब मैं फिर इस चीज पे आता हूं. अब देखो, टोटल पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए के 30 मार्क्स, पार्ट बी के 70 एंड पार्ट बी के 70 एंड पार्ट सी के 100. टोटल इट मीन्स 200 मार्क्स का हमारा पेपर बनता है. ठीक है, ऑल्दो देयर इज लॉट्स ऑफ रिलैक्सेशन इन पार्ट सी एज वेल एज इन पार्ट बी, इवन लिटिल बिट इन पार्ट ए, बट स्टिल हमारा पेपर जो कॉन्स्टिट्यूट होता है 200 मार्क्स का पेपर आता है. बस एक रफ आइडिया मैं आपको देता हूं, क्योंकि इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा कि कितना कुछ कट ऑफ रहता है प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड देख के. लेकिन जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आपके 120 आ जाते हैं, किसी भी तरीके से आपके 120 आते हैं, यू आर 100% सेफ, यू कैन क्वालिफाई JRF. ऑल्दो शायद ये मेरी शक्ल के पीछे आ रहा होगा, बट डोंट माइंड इट. यू नीड टू नो कि 120 मार्क्स अगर आपके आते हैं, यू कैन क्वालिफाई दे JRF. अब हम और एक चीज पे आते हैं. हाँ जी, ये है. इतना हमने डिस्कस किया कि पैटर्न क्या है. अब ये भी जानना जरूरी है कि पार्ट बी में आपने सर बताया कि 50 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट सी के अंदर 75 क्वेश्चंस आते हैं. लाते कहां से हैं क्वेश्चंस, किन यूनिट से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हमारा जो सिलेबस है, आप देख सकते हो कि 13 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है. देखो 1 to 13 ये हमारे 13 यूनिट्स हैं. यूनिट नंबर फर्स्ट, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी. इसको आप सिंपल लफ्जों में बायो केमिस्ट्री के नाम से जानते हो. यह है बायो केमिस्ट्री. दूसरा यूनिट आपका सेल बायोलॉजी रहता है. देन फंडामेंटल प्रोसेसेस. फंडामेंटल प्रोसेस का मतलब होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहां पे आप सेंट्रल डोग्मा डिस्कस करते हो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, ऑल दैट स्टफ. उसके बाद आपका फोर्थ यूनिट रहता है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग. फिफ्थ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, देन प्लांट फिजियोलॉजी, देन एनिमल फिजियोलॉजी, देन इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इसको हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं. देन एनिमल किंगडम, जिसको डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स के नाम से यहाँ पे लिखा गया है. एंड देन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, एंड देन इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी. टोटल हमारे पास 13 यूनिट्स का कोर्स है. अब यह है, क्या इन 13 यूनिट्स को पढ़ना जरूरी है? Is it necessary to cover all 13 units to qualify the JRF? My answer is absolutely not. Why? आपको इतनी सी छूट मिल रही है. आपने as you saw कि पार्ट सी के अंदर कितना सा छूट मिल रहा है आपको. ये हमें रिफ्लेक्ट करता है कि we do not need to cover whole syllabus. Although जो करेगा उसके लिए that will be beneficial for him, obviously बात है. बट अगर हम 8 से 9 यूनिट्स को ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, कोई भी 8 से 9, अब इसमें ऐसा नहीं है कि किसी यूनिट से ज्यादा मार्क्स आएंगे, किसी यूनिट से कम. नो, इक्वल वेटेज दिया जाता है. कोई भी आप 8 से 9 यूनिट्स पकड़ो, उनको फेथफुली पढ़ो, एंड आई गारंटी यू विल गेट द JRF.
अब ये बात है कि जैसे बायोकेमिस्ट्री है, कोई जो अब मेरे जहन में एक बात आ रही है कि कोई जोलॉजी का स्टूडेंट होगा, वो तो सोच रहा होगा जी प्लांट फिजियोलॉजी मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, बायोकेमिस्ट्री उतना तो मुझे आता नहीं है, जैसे मेथड्स इन बायोलॉजी टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर, ये मुझे तो आता नहीं है। कोई बात नहीं, इट्स टू सिंपल। आपको बहुत सारे यूनिट्स ऐसे भी हैं जो आपके सिलेबस में रहते हैं जोलॉजी के अंदर, और बाकी दो चार यूनिट्स ऐसे हैं जिन पे हमें काम करना पड़ता है। सारी चीजें आसान होती है, बस बशर्ते कि वी स्टडी हार्ड, वी वर्क हार्ड एंड हम ईमानदारी से पढ़ें। ऐसे ही बॉटनी का स्टूडेंट होगा, उसको तो एनिमल फिजियोलॉजी से डर लगता होगा, ये वाला यूनिट नंबर 7, इससे तो उसको डर लगता होगा कि भाई मैं कैसे पढ़ूं, ये एनिमल फिजियोलॉजी तो मैंने कभी लाइफ में पढ़ा नहीं है। नो वरीज एट ऑल, यू कैन स्किप दैट। एज ए मेंशनड, 8 से 9 यूनिट्स, आप कोई भी 8 से 9 यूनिट्स पकड़ो एंड स्टडी देम थॉरोली, आई गारंटी कि आपका जीआरएफ निकल जाएगा। बाकी जो ये सिलेबस है, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, इसके अंदर कौन से सब चैप्टर्स है, इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनेगा डेफिनेटली, जिसमें आपने बता दूंगा मैं आपको कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कितना कुछ रखा गया है इन यूनिट्स के अंदर। वो हम एक सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मेरा मकसद ये था कि मैं आपको पैटर्न बताऊं। जैसे आपको पता चला आपके पार्ट ए के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर रहता है पार्ट ए, और सिलेबस क्या रहता है। जैसे आई सेड जनरल एप्टीट्यूड। पार्ट बी के अंदर आपको मैंने बताया कि 50 क्वेश्चंस आते हैं, 35 आपको करने हैं, ठीक है जी। और इन 35 क्वेश्चंस में जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चंस होंगे। एज ए मेंशन्ड, कुछ सालों से आप ठीक ठाक एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पार्ट बी में पूछे जाते हैं। तो एज आई एक्चुअली सेट एन एग्जाम्पल, सेट ए क्वेश्चन फॉर यू, जिसमें आपको मैंने बताया कि किस तरह आपको पढ़ना चाहिए। इसी तरह पार्ट सी जो है, पार्ट सी में एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपको किस तरह अप्रोच करना होता है। एज जैसे मैंने आपको दिखाया पिछली स्लाइड में कि पार्ट सी के अंदर आपको एक सिनेरियो डेवलप किया जाता है, या म्यूटेशंस दिए जाएंगे, या कोई एक्सपेरिमेंट डेवलप किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकालो कि एक्सपेरिमेंट कहना क्या चाहता है, इससे हमारे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह आपको पढ़ना है। तो 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है एंड 120 अगर किसी के गेन हो जाते हैं तो उसका जेआरएफ निकल जाता है फॉर श्योर। एंड अगर किसी को एलएस चाहिए होता है, यानी नेट लेक्चरशिप ओनली नेट, देन 105 to 112 इस रेंज में अगर मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली हमारा एलएस भी निकल जाता है। एंड फॉर जेआरएफ यू हैव टू गो बियॉन्ड 118 एट लीस्ट, एंड 120 इज द सेफेस्ट साइड एवर। ठीक है, तो ये रहा मेरा जो बताने का मकसद था अबाउट द पैटर्न। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डेफिनेटली वेरी सून मैं एक यूनिट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं परसों भी बताया था, कल हमने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने थॉट्स दो, अपने व्यूज दो कि कौन सा यूनिट आप पढ़ना चाहोगे। अगर मुझे लगता है कि कमेंट्स में आ रहे हैं कि कौन सा यूनिट्स बच्चे पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आई विल गो फॉर दैट। अगर नहीं, फिर मैं खुद से ही कोई यूनिट पिक करूंगा और आई विल स्टार्ट। ठीक है, हर यूनिट हम अच्छे से, ईमानदारी से, फेथफुली से पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ये चैनल आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगी इंशाल्लाह, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि मैं जिस तरह कल भी बताया था मैंने कि लोग अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर करते हैं, बट आई विल बी नॉट डूइंग दैट। मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एंड हम लेके चलेंगे यूनिट को अंटिल इट्स कंप्लीटेड। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अगर पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।